हेलो बच्चों, गणित में आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का अध्याय 2 करेंगे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय का नाम बड़ा है। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। जैसे कि पूर्व कक्षाओं में आपने अनेक बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे व्यंजक जो हमने देखे उनके कुछ उदाहरण हैं 5x, 2x माइनस 3, 3x जमा y, 2xy जमा 5, xyz जमा x जमा y जमा z, x की घात 2 प्लस 1, y प्लस y की घात 2। तो ये सब व्यंजक होते हैं। आपको पता है बच्चों कि व्यंजक क्या होते हैं। जैसे ये सब मैंने आपको बताया, जैसे x जमा 4 ये एक व्यंजक है। जैसे इसमें लिखा है 2x माइनस 3 ये एक व्यंजक है। इसी के आगे अगर मैं लिख दूं x जमा 4 बराबर 6 तो ये एक समीकरण बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें समता का चिन्ह आ गया, इज इक्वल टू का चिन्ह आ गया, जिससे क्या हुआ, इसके दो हिस्से हो गए, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। जैसे समीकरणों के कुछ उदाहरण हैं 5x बराबर 25, 2x माइनस 3 बराबर 9, 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2 बराबर 6z जमा 10 बराबर -2। आपको ध्यान होगा कि समीकरणों में सदैव समता यानी कि बराबर इज इक्वल टू का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जो कि व्यंजकों में नहीं होता। इन व्यंजकों में कुछ में से एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं। अब चर क्या होता है बच्चों? जैसे इसमें लिखा है 2x माइनस 3, तो 2x के साथ जो x है ये क्या है? ये चर है। जैसे 3y माइनस 7, तो y क्या है? ये चर है। और रैखिक समीकरण से क्या मतलब है हमारा? रैखिक समीकरण से मतलब है कि किसी भी चर के ऊपर जो घात है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इन व्यंजकों में कुछ में से एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं। उदाहरण के लिए 2xy जमा 5 में दो चर हैं, मतलब x और y, ये दो चर आ गए इसके अंदर। तथापि हम सब समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही उपयोग करेंगे। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम सिर्फ एक ही चर, जिसमें एक जो सवाल होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही चर होगा जो कि बराबर से पहले होगा। और जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वे रैखिक ही होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम जो घात है वो डिग्री एक ही होगी। कुछ रैखिक व्यंजन हैं जैसे 2x जमा 1, 3y माइनस 7, 12 माइनस 5z 5/4 ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट बंद प्लस 10। ये रैखिक व्यंजक नहीं है। अब x की घात 2 जमा 1, y प्लस y की घात 2, 1 जमा z की घात 2 जमा z की घात 3। तो ये ध्यान दीजिए, चर की अधिकतम घात एक से अधिक है। देखो x की घात 2 जमा 1, तो x की घात इसमें 2 है। ये हो सकता है, और इस तरह के समीकरण होते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। लेकिन इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे उसमें जो चर है वो एक ही होगा, यानी x की जो घात है वो एक ही होगी। इस तरह के हम नहीं पढ़ेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे एक चर वाले, यानी जिनकी घात एक है, रैखिक समीकरण। मैंने आपको पूरे जो अध्याय का नाम है उसका मतलब बता दिया। अब हम समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसी समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहे जाते हैं। पूर्व कक्षाओं में जिन सरल समीकरणों का आपने हल करना सीखा वे इसी प्रकार के समीकरण थे। अब हम जो जानते हैं उसे दोबारा से दोहरा लेते हैं। हमने क्या सीखा अभी कि एक बीजीय समीकरणों में चरों का प्रयोग करते हुए एक समता होती है, बराबर का निशान होता है, इसमें एक समता का चिन्ह होता है। इस समता के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS, और दाईं ओर वाला पक्ष व्यंजक जो होता है, व्यंजक दायां पक्ष RHX कहा जाता है, यानी राइट हैंड साइड। ये देखिए, ये जहाँ पे जो समझाया हुआ है, जैसे 2x, तो x क्या है? x चर है, माइनस 3 तो बराबर 7, तो बराबर क्या है? समता का चिन्ह। और ये पूरा क्या बन गया? 2x माइनस 3 बराबर 7 एक समीकरण है। और ये 2x माइनस 3 क्या है? बायां पक्ष यानी LHS, और 7 क्या है? दायां पक्ष। ठीक है बच्चों,
इस समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के समान होता है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है और चर के ऐसे मानों को ही चर का हल कहा जाता है। हम चर का हल निकालना सीखेंगे कि जैसे 2x माइनस 3, तो इसके अंदर x का मान, ये देखिए जो बॉक्स में डब्बे में लिखा है इसके अंदर देखिए 2x माइनस 3 बराबर 7। इस समीकरण का हल है x बराबर 5। क्यों? क्योंकि अगर हम बाएं पक्ष में x की जगह 5 लिखें तो x जो है यहाँ पर 2 से, इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है, यानी जो x है वो 2 से गुणा हो रहा है, यानी 5 2 से गुणा हो रहा है। तो हम पहले गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 10 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। और दाएं पक्ष में क्या है? 7, जो कि दाएं पक्ष के समान है। लेकिन अगर हम सोचें कि x का जो हल है वो 10 है, क्या इसका हल 10 है? आप 10 इसके बीच में रख के भी देखिए, x की जगह आप 10 रखिए तो 2 गुणा 10 20, 20 में से 3 गए 17, जो कि दाएं पक्ष के समान नहीं है। तो इसका हल हम इस तरीके से निकालते हैं। तीसरा देखिए सी पार्ट, किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं? हम मानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष तुला के पलड़ों के समान संतुलन में हैं, अतः इस समीकरण के दोनों पक्षों पर एक जैसी ही गणितीय संक्रियाएं करते हैं, जिससे समीकरण का संतुलन बना रहता है, बिगड़े नहीं, लेकिन समीकरण आसान, अधिक सरल होता जाए। इस प्रकार कुछ चरणों के बाद समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। 2.2 समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक और दूसरे में केवल संख्या हो। अब हम ऐसे समीकरणों का हल निकालेंगे। हल का मतलब चर जो है हमारा x है उसका मान निकालना। तो पहले हम करेंगे जिसमें चर एक ही तरफ है। जैसे आप उदाहरण 1 देखिए। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेकर समीकरणों का हल करने की विधि पर ध्यान लगाते हैं। हलों को ध्यानपूर्वक देखिए। हल के रूप में कोई भी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। जैसे उदाहरण 1 देखिए, तो हम जैसे 2x माइनस 3 बराबर 7, तो 2x माइनस 3 बराबर 7 ये समीकरण है। इसमें चर बाईं तरफ है। इसमें क्या लिखा है? हल निकालो। तो यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो हमें 2 को माइनस 3 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। हल निकालने के 2 तरीके। अभी हम पहला वाला तरीका समझते हैं। अब हमें -3 को हटाना है तो हम इसमें +3 कर देंगे। -3 और +3 कट जाएंगे। ऐसा नहीं हम एक तरफ करेंगे, हम इसे दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि समता का चिन्ह है, इस तरफ भी है तो हम इस तरफ भी 3 जमा करेंगे और दाईं तरफ भी हम 3 जमा करेंगे। तो जब हम बाईं तरफ 3 जमा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और हम जब दाईं तरफ 3 जमा करेंगे तो 7 में 3 जमा हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 2x है। अब हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है, तो हमें 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। ऐसे करने से क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2x बराबर 2 से 2 कट जाएगा और इधर 10 है तो 10 के नीचे 2 यानी 2 पंजे 10। तो x, इसका मतलब बाईं तरफ जो चर में लिखा है वही संख्या दाईं तरफ भी आ जाएगी। अब हम इसको, तो x का मान आ जाएगा 5। अब हम उदाहरण दूसरा देखते हैं। हल कीजिए 2y जमा 9 बराबर 4। अब इसमें हम पक्षांतरण का मतलब समझते हैं। ये तो एक तरीका था कि जो भी संख्या दी है उसी संख्या को हम दोनों साइड पे पहले प्लस कर दें और अगर x के साथ कुछ है तो उसी संख्या से दोनों साइड हम दोनों ही पक्षों में हम भाग कर दें। ये एक तरीका हमने समझा। दूसरा तरीका क्या है? वो है पक्षांतरण। इसमें हम क्या करते हैं कि चर बाईं तरफ है, उसके साथ जो भी संख्याएं हैं वो हम बाईं तरफ भेज देंगे, दाईं तरफ भेज देंगे। पक्षांतरण का मतलब होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ संख्याओं को भेजना, दाईं तरफ से बाईं ओर भेजना, बाईं ओर से दाईं तरफ भेजना, संख्याओं को इधर उधर भेजना। अब इसमें हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर है 2x + y बराबर 9, तो अब हमें यहाँ पर +9 इधर है, तो हमेशा ये याद रखना है अगर यहाँ पर जमा है तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो समता के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर गुणा हो रहा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, अगर यहाँ पर भाग है तो उधर समता के उधर जाकर गुणा हो जाएगा। हमेशा इस चीज को हमें ध्यान रखना है।
और हमेशा हमें संख्या के आगे जो भी चिन्ह है उसको जरूर ध्यान रखना है। जैसे 2x जमा 9 बराबर 4, तो 2y बराबर 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है। अब ये y यहाँ पर गुणा हो रहा है तो ये जाकर भाग हो जाएगा, तो y का मान आ गया -5/2। अब हमें इसकी जांच करनी है। हम जांच कैसे करेंगे? जहां पर भी y है वहां पर हम इसको रख देंगे, यानी 2 के आगे गुणा होगा -5/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आया -5, 9 में से 5 गए 4, जो कि हमारा दायां पक्ष है। तो 4 बराबर 4, यानी कि हल की जांच हो गई। ठीक है बच्चों, तो क्या आपने देखा कि संख्या -5/2 जो है ये एक परिमेय संख्या आई। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है? जो बटे में होती है, तो ये बटे में आ गई, तो यही इसका हल है। लेकिन आपने पिछली कक्षाओं में, 7वीं कक्षाओं में इस तरह की परिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा था। हल कीजिए x जमा 3 जमा x/3 जमा 5/2 बराबर -3/2। अब इसमें भी क्या करेंगे हम? यहाँ पे x जमा 3 जो है, x/3 इधर ही रह जाएगा, और बराबर ये जो 5/2 है ये दाईं पक्ष चला जाएगा, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये +5/2 है, ये उधर जाकर हो जाएगा -5/2। तो ये आ जाएगा, इसका हम लघुत्तम लेंगे, लासा लेंगे, तो ये आ जाएगा 2, और -3 और -5 क्या हो जाएंगे? -8। x/3, अब ये x/3 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 2 से 2 चौक 8, ये आ जाएगा -4। अब ये 3 जो है यहाँ पर भाग हो रहा है, तो जब समता के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -12। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो हम बाएं पक्ष, क्योंकि दायां पक्ष तो हमें पता है -3/2 है, अब हम बाएं पक्ष में इसको रखेंगे, x/3 यानी -12/3 जमा 5/2, तो 3 चौक 12, ये हो जाएगा -4 प्लस 5/2, इनका लघुत्तम लेंगे, 2 चौक 8, क्योंकि 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो नीचे वाले से गुणा, ऊपर वाले से, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, तो 2 चौक 8, -8 प्लस 5 क्या आ गया? -3/2, जो कि हमारा दायां पक्ष है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए जैसा हमें चाहिए। फिर ऊपर आया x बराबर -12, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये हमारा हल आ गया। ध्यान रखिए कि समीकरण में चर का गुणांक सदैव एक पूर्णांक ही हो, ये आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका जो जैसे इसमें चर का जो गुणांक है, जैसे ये -12 आया, तो जरूरी नहीं है कि ये -12 ही आए। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में हमारा -5/2 आया था, तो ये कुछ भी आ सकता है, आपको बस उसको x की जगह पे रखना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं उदाहरण 4। हल कीजिए 15/4 -7x बराबर 9। तो पहले हम सवाल लिख लेंगे। अब देखिए, ये 7x जो है ये यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि चर किसके साथ है? 7 के साथ है। अब -7x इधर रह जाएगा, 15/4, ये 15/4 इधर जाकर -15/4 हो जाएगा। क्यों? ब्रैकेट में आप लिखेंगे कोष्टक में 15/4 बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे, तो ये आ जाएगा, इसको लघुत्तम लेके 9 चौक 36, 36 में से 15 गए, 21/4। ठीक है बच्चों, ये -7x, अब 7 यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा, क्या हो जाएगा इधर जाकर? भाग, तो x बराबर 7 चौक 28, तो यानी ये आ गया 21/28। अब हम इसको काट देंगे, 7 या 21, 7 चौक 28। अब जरूरी नहीं है आप ऐसा करें 3 गुना 7, 4 गुना 7, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए 21/28, तो ये काट देंगे तो -3/4, तो हमारा x का मान आ गया -3/4। तो अब फिर से y की जो x की जो हमारी वैल्यू आई है 3/4, उसको हम x की जगह रखेंगे, बायां पक्ष या LHS 15/4 -7, x की जगह रखेंगे -3/4, तो ये हो गया 21/4, माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिया 36/9, 36/4 बराबर 4 × 36, तो बराबर 9 आ गया। तो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे पक्षांतरण वाला तरीका। जैसे आगे सवाल आते हैं वो लंबे होते हैं, तो हम ज्यादातर पक्षांतरण वाला तरीका ही यूज करेंगे। अब हम प्रश्नावली 2.1 करते हैं।
निम्न समीकरणों का हल कीजिए। इसमें कुल 12 सवाल हैं, तो इसमें आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे x माइनस 2 बराबर 7, तो ये तो बहुत ही साधारण सा है। आप इधर बाएं पक्ष में जमा 2 और दोनों पक्षों में जमा 2 कर देंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न 2, 3 सब कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है। आप जैसे मैंने उदाहरण समझाए हैं कि आपको पक्षांतरण के तरीके से करना है, या इधर और उधर दोनों साइड आप माइनस कर दो और उसके बाद आप जो भी गुणा या भाग हो रहा है वो कर दो, या जो हमने उदाहरण ऊपर वाला जो किया है उदाहरण 4 और उधर उदाहरण 2, उस तरीके से आप पक्षांतरण से भी कर सकते हैं। जैसे 8वां देखिए, थोड़ा मुश्किल है। इसमें आप क्या करेंगे, y के नीचे 1.5 है तो आप दोनों साइड 1.5 से गुणा कर देंगे, तो 1.5 से 1.5 कट जाएगा और 1.5 को 1.6 से गुणा करेंगे तो y का वो मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो आ जाएगा 2.4। इस तरीके से आप कर सकते हैं ये सारे सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुप्रयोग। हम एक साधारण उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। दो संख्याओं के जोड़ 74 हैं, उसमें एक संख्या 10 से अधिक है। ये संख्याएं कौन सी होंगी? ये एक पहेली के समान है। हम दोनों में किसी भी संख्या का हमें, अब दो संख्याएं हैं लेकिन हमें दोनों ही संख्या के बारे में पता नहीं है। उसमें क्या लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है और उनका जोड़ क्या है, 74। तो आपको अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है, इस तरीके से एक छवि बनानी है अपने दिमाग में। जैसे कि आप कक्षा 7 में भी सीख चुके हैं कि इस तरह की समस्या को हम कैसे आरंभ करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो छोटी संख्या है वो क्या है, x। उन्होंने क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, यानी कि अगर पहली वाली संख्या क्या है, x, तो दूसरी क्या है, x जमा 7 और उनका जोड़ क्या है, 74। तो कैसे लिखेंगे हम? तो बड़ी संख्या है x से 10 अधिक अर्थात x जमा 10। दूसरी शर्त क्या है कि संख्याओं का योग 74 है। तो हम कैसे लिखेंगे? अतः x जमा ब्रैकेट में x जमा 7 बराबर 74। तो x जमा x क्या हो जाएगा, 2x जमा 10 बराबर 74। अब पक्षांतरण के से क्या करेंगे, 10 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 2x बराबर 74 माइनस 10, 10 यहाँ पर जमा हो रहा था, समता के उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 64, 10 घटा दिए हमने। अब जो x है वो यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा। तो x का मान आ गया 32। यानी जो छोटी संख्या आई, हमने छोटी संख्या को x माना था ना, तो जो छोटी संख्या आई वो आई हमारी 32 और बड़ी संख्या क्या है, x जमा 10, यानी 32 जमा 10 जो कि आ गया 42। और अगर आप 32 और 42 को जमा करें तो क्या आएगा बच्चों, 74। अर्थात अपेक्षित संख्याएं होंगी 32 और 42 जो दोनों शर्तों को भी पूरी करते हैं। इस विधि की उपयोगिता दिखाने के लिए हम कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण 5 कि परिमेय संख्या -2/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। अब इसके दुगने में हम क्या जोड़ें कि उसका जो हल है वो 3/7 आए। तो परिमेय संख्या का इस -7/3 का हम दुगना निकालेंगे, यानी गुणा 2 करेंगे। तो परिमेय संख्या -7/3 का दुगना है 2 गुणा -7/3 यानी -14/3। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। तो मान लीजिए x जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हमने मतलब उसके दुगने में क्या जोड़े कि 3/7 आए। तो सपोज माना हमने कि उसमें हमने x जोड़ा, तो यानी x जमा -14/3 जो कि दुगना है -7/3 का बराबर 3/7। तो हम इसका हल, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे तो x माइनस प्लस माइनस माइनस x माइनस 14/3 बराबर 3/7। ये 14/3 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। क्या लिखेंगे कोष्टक में, -14/3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। अब इसका हम लासा लेंगे लघुत्तम, 7×3 = 21, 7×21 ऊपर 3×3 = 9, ऐसे ही 14 बड़ा बटा 14 गुणा 7, तो ये आ गया 107/21।
ठीक है। इस प्रकार 3/7 प्राप्त करने के लिए हमें इसके दुगने में 107/21 जोड़ना होगा। ठीक है बच्चों। अब हम अगले उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण 6। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई का माप ज्ञात कीजिए। अब चौड़ाई दी हुई है और आयत का परिमाप दिया हुआ है। अब आपको उसकी लंबाई नापनी है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लेते हैं हमें जो चीज हमें नापनी है, जो चीज हमें चाहिए, यानी वो क्या है हमारा x। तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप का वो तो पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है। तो 2 गुना हमें क्या निकालनी है? लंबाई, यानी x प्लस 2 3/4 ये उसकी। और तो ये क्या आ गया? लंबाई की जगह हम लिख देंगे x और चौड़ाई की जगह लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3/4। तो 2 गुना x जमा ये क्या हो गया? 4 दूनी 8 और इधर ऐसे 11, 4 यानी ये हो गया 11/4। इधर वाले से हम गुणा करते हैं और सामने वाले से हम जमा करते हैं। 4 दूनी 8, 9 10 11/4। ठीक है। और परिमाप हमें क्या दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो वो भी हम परिमाप की जगह लिख देंगे। तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं क्योंकि हमारा जो चर है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे ही लिखते हैं, बाएं साइड में। तो 2 अंदर ब्रैकेट में x जमा 11/4। ये 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है तो ये यहाँ जाकर भाग हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। आप भाग भी दे सकते हो, नहीं तो आप इसको इससे गुणा भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2x जमा 22/4। ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये 2 जो है यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ जाकर ये भाग हो जाएगा। x जमा 11/4 बराबर 13/2। अब ये 11/4 जो है को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर इसको हम दाएं पक्ष में लाएंगे। ये यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। अब तो ये हो गया 13/2 माइनस 11/4। अब हम इसका लासा लेंगे 4 तो 26 माइनस 11 यानी 15/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। तो क्योंकि हमें जो ये हमने इसलिए लिखा, क्यों ऐसे लिखा हमने? क्योंकि हमें 2 3/4 ऐसे दी हुई थी, तो हम 15/4 को भी ऐसे लिख सकते हैं 3/4। तो आयत की लंबाई आ गई 3/4। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 7। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो किसकी वर्तमान आयु बताई गई है? साहिल की, यानी साहिल की जो माँ की आयु है वो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो यानी साहिल की अगर x है तो उसकी माँ की कितनी हुई? 3x। 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग हो जाएगा 66। तो उनकी वर्तमान 5 साल बाद, यानी अब देखो साहिल की 5 वर्ष बाद वाली आयु का x मानकर भी चल सकते हैं। आप इस प्रकार चलकर प्रयास कीजिए। जैसे मैंने अभी आपसे बताया, वर्तमान आयु जो भी चीज हमें बताई गई है उस चीज के ऊपर ध्यान दिया कीजिए बच्चों। जैसे कि उन्होंने बोला है साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी साहिल की अगर x है तो माँ की 3 गुनी है, यानी कि 3x। 5 वर्ष बाद साहिल की कितनी हो जाएगी? x जमा 5। क्योंकि 5, अब मैं बोलूं कि अभी किसी बच्चे की आयु अगर अभी 5 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 + 5, तो वही x जमा 5। ऐसे ही माँ की कितनी होगी? क्योंकि माँ की अभी 3x है, 3x जमा 5। और उनकी आयु तो यानी x + 5 और 3x + 5, तो ये क्या हो गया? 4x + 5। ठीक है बच्चों, इन दोनों का अगर हम योग निकालें x जमा 5, उसके नीचे लिखें 3x जमा 5, उनको प्लस करें तो ये आ जाएगा 4x जमा 10। और उनकी आयु का जो योग दिया गया है वो हमें दिया गया है 66। तो 4x जमा 10 बराबर 66। इस समीकरण को में x साहिल की वर्तमान आयु है। समीकरण हल करने के लिए 10 दाएं पक्ष में सब पक्षांतरण करने पर अब ये 10 को हम उधर ले जाएंगे, चर सिर्फ यही रह जाएगा। तो ये 10 उधर जाके ये आ जाएगा -66 माइनस 10, 4x बराबर 56। तो x बराबर 56/4 यानी कि 14। तो यानी साहिल की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? 14 वर्ष। और उसकी माँ की आयु कितनी है? उससे 3 गुनी, यानी 14 गुणा 3 यानी कि 42। और आप जांच कर सकते हैं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 66।
इन दोनों को आप प्लस करो 14 और 42 तो ये हो जाएंगे 66। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहे हैं सारे उदाहरण, क्योंकि जैसे ये उदाहरण है उसी तरह से सारे प्रश्नावली में सवाल हैं। अगर आपको सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो आप प्रश्नावली बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पृष्ठ पे आते हैं। उदाहरण 8, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले एवं कुछ 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपए है और दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कुछ सिक्के 2 रुपए वाले और कुछ 5 वाले हैं, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या की तिगुनी है। तो माना अब 2 रुपए वाली जो है वो 5 वालों की तिगुनी है, तो हम 5 वालों को x लेंगे। माना बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपए वाले कितनी है? तिगुनी, क्योंकि उन्होंने बोला 2 रुपए वाली तिगुनी है। तो 2 रुपए वालों का तो उन्होंने हमें बताया है, हमें क्या नहीं बताया? 5 रुपए वाला बताया ही नहीं। तो जो चीज हमें नहीं पता वो हम x लेंगे। तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें किस चीज को x लेना है। जो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं बताई वो हम x मारेंगे उस चीज को। 5, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 रुपए वाली सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो यानी 5 वाली कितनी है हमें नहीं पता, तो हम मानेंगे माना बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपए वाले कितनी हुई? तिगुनी, यानी कि 3x। तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य क्या हो गया? 5x, क्योंकि वो 5 रुपए हैं। और 2 रुपए वालों का कितना हो गया? 3x गुणा 2, यानी कि 6x। ठीक है, और उनका जो हमें उनके मूल्यों का कुल योग दिया हुआ है 77 रुपए, और हम 5x और 6x को अगर हम जमा करें तो क्या आ जाएगा? 11x। परंतु हमें जो कुल मूल्य दिया हुआ है 77, यानी 11x बराबर 77। देखो कितना मुश्किल लग रहा था ये सवाल, लेकिन कितना आसान है उसे हल करना। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हमें किस चीज को x लेना है और किस चीज को हमें 3x लेना है। इस तरह से हर सवाल में अलग अलग संख्याएं होंगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा समझने की देर है कि आपको किस चीज को x लेना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से ये सवाल कर पाओगे। x बराबर x इधर जाकर गुणा, यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा। 77 बटा 11, 11 सत्ते 77, दोनों पक्षों। आप ये मत लिखिए दोनों पक्षों को 11 से भाग देने पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11x जो है वो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो यहाँ जाकर भाग हो जाएगा। 5 रुपए वाले सिक्कों हमने x किसको माना था? 5 रुपए वाले सिक्कों को हमने x माना था, तो x की वैल्यू आई 7, और हमारे 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 3x, यानी 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यानी 7 को आप 5 से गुणा करें तो यानी 5 रुपए वाले सिक्के 5x हैं तो 35 रुपए, और 3x वाले जो हैं वो हमारे पास यानी कि 6x, तो 21 को हम 2 से करेंगे गुणा तो 42, यानी 35 और 42 कितने हो गए? 77 रुपए। आप जांच कर सकते हैं कि इन दोनों का मूल्य जो है वो 77 रुपए ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण 9, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। लगातार वाले गुणज क्या होते हैं? जैसे अगर एक x है, 11 के 3 लगातार गुणजों, तो सपोज करो कि 11 का एक गुणज अगर x है तो अगला क्या होगा? x जमा 11। उसका अगला क्या होगा? x जमा 11 जमा 11, यानी x जमा 22। तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें सिर्फ 3 लगातार गुणज, जैसे कि हम 11 के 3, इसमें देखिए जो लिखा है इसमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। सिंपल सा तरीका इसका यही है कि आप 11 के इन तीनों लगातार गुणजों का योग 363 है, यानी कि अगर पहला x है, ये देखिए जो लाइन के नंबर लाइन के ऊपर बनाया हुआ इन्होंने रेखा के ऊपर, कि अगर पहला x है, दूसरा x जमा 11 है, तीसरा x जमा 12 है। ठीक है बच्चों, तो इनको इन तीनों का जो कुल है मतलब जमा करके 363 है, 363, तो यानी x जमा 11 जमा x जमा 22, ब्रैकेट्स खोल देंगे सारी, बराबर 363। तो ये क्या हो गया? 1x 2x और 3x, यानी 3x और 22 जमा 11 33। अब 33 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 330। 3x बराबर 330, x बराबर 330 बटा 3 बराबर कट जाएगा 3 के पहाड़े से,
110, यानी अगर x 110 है, दूसरा क्या होगा गुणज x जमा 11 यानी 121, तीसरा क्या होगा x जमा 22 यानी 132। तो हम यहाँ देखते हैं कि समस्या को विभिन्न प्रकार से किस प्रकार हल किया जा सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो कोष्टक में बना के दिखाया है, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा आसान है। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही वाला तरीका करें जो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, बाएं साइड पे। अब हम अगले उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण 10, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि इनमें 2/5 का अनुपात है तो उन संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर आते हैं इस तरह के प्रश्न। अब क्योंकि दोनों संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, अतः हम एक संख्या, अब देखो दो संख्याएं हैं, उन्होंने बोला है दोनों का अनुपात 2 गुना 2:5 है, यानी पहली संख्या क्या हुई 2x, दूसरी संख्या क्या हुई 5x। तो यानी दोनों का अनुपात क्या है 2x और दूसरी संख्या, तो हम एक संख्या को 2x और दूसरी संख्या को 5x मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 2x अनुपात 5x में 2:5 का अनुपात है। ठीक है, इनका अंतर, तो दो पूर्ण संख्याओं का क्या पूछा है, क्या बताया गया है उन्होंने, अंतर 66 है। उनका अंतर जमा नहीं करेंगे इसमें हम, ऊपर वाले प्रश्न में हमें बोला था 3 लगातार गुणजों का योग। आपको प्रश्न में ये चीज देखनी है कि योग पूछा गया है, योग हेलो 2x अनुपात 5x में 2:5 का अनुपात है। ठीक है, इनका अंतर, तो दो पूर्ण संख्याओं का क्या पूछा है, क्या बताया गया है उन्होंने, अंतर 66 है। उनका अंतर जमा नहीं करेंगे इसमें हम, ऊपर वाले प्रश्न में हमें बोला था 3 लगातार गुणजों का योग। आपको प्रश्न में ये चीज देखनी है कि योग पूछा गया है, योग मतलब जमा। अब इसमें बोला है अंतर, कि उनका अंतर यानी कि 5x माइनस 2x बराबर 66। तो 5 में से 2 गए 3 बराबर 66, यानी x, अब यहाँ पे 3 गुणा हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर 22। ठीक है, तो अब पहली संख्या क्या है 2x, यानी 2 गुणा 22 44, और तीसरी जो अगली संख्या क्या है 5x, यानी 5 गुणा 22 यानी कि 110। ठीक है बच्चों, और इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें यानी 110 माइनस 44, तो वो भी क्या आएगा 66, जो कि वांछित है। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं और अगला प्रश्न उदाहरण करते हैं। उदाहरण 11, अब देखिए उर्वशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपए होता है। यदि 50 रुपए वाले तथा 20 रुपए वाले नोटों में संख्या का अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसमें आप क्या मानेंगे, अब उन्होंने क्या बोला है कि 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, इन तीनों संख्याओं के उसके पास 25 रुपए, 25 नोट हैं, पर कौन से कितने हैं आपको नहीं बताया, और इनका जो मूल्य है वो टोटल 590 रुपए है, जिसमें से आपको 50 और 20 रुपए का अनुपात बताया है 3:5। ठीक है, तो क्या नहीं बताया आपको, 10 रुपए वाले नोटों के बारे में नहीं बताया, तो आप क्या मानेंगे, माना 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या अब 3:5, यानी 50 रुपए वाले 3x हो गए और 20 रुपए वाले 5x हो गए, और परंतु कुल नोटों की संख्या जो है वो 25 है, तो 10 रुपए वाले कितने हो गए, यानी 25 माइनस 3x जमा 5x, तो वो क्या आ गया 25 माइनस 8x। 10 रुपए वाले हमें नहीं बताए, तो 25 माइनस 8x बराबर 590 टोटल जो हमें बताए हैं। तो 50 रुपए वाले नोट कितने हो गए, यानी 3x गुणा 50, और 20 रुपए वाले कितने हो गए 5x गुणा 20, यानी कि 100 रुपए, वो हो गए 150x और ये हो गए 100x रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए वाले नोटों में क्या होगा 25 माइनस 8x, जो हमने ऊपर ज्ञात किया था, 25 माइनस 8x गुणा 10, 25 माइनस 8x निकाला थे ना हमने, उसमें हम गुणा 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 250 माइनस 80x, इतने रुपए हो गए। और कुल धन कितना हुआ, यानी 150x, ये वाला 5 वाला 50 वाले सिक्के, 50 वाले रुपए, सॉरी 20 वाले 100x,
प्लस 250 माइनस 80 यानी 170x जमा 250। अब इसका हमें जो अमाउंट दिया हुआ है टोटल वो दिया हुआ है 590 यानी 170x प्लस 250 बराबर 590। 250 यहां जाकर माइनस हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। इसको हम माइनस करेंगे 340। 170 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आकर भाग हो जाएगा। तो 17 के पहाड़े में 2 यानी 170 को 0 से 0 कट जाएगा। 17 दूनी 34। तो द्वेषी के पास 50 रुपए वाले कितने नोट हैं? 3x यानी 2 6 नोट। 3 गुणा 2। 20 रुपए वाले कितने हैं? 5x 5 गुणा 2 10 नोट। 10 रुपए वाले कितने हैं? 25 माइनस 8x 8 दूनी 16 यानी 25 माइनस 16 9। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब इसी तरह से हम प्रश्नावली 2.2 पर आते हैं। इसमें भी सारे उसी तरह की जैसे मैंने आपको उदाहरण में समझाया है, सब उसी तरीके के सवाल हैं। बस अगर आपको सब उदाहरण समझ में आ गए तो आप ये प्रश्नावली आसानी से कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.2। अब देखिए इसमें प्रश्न 1 प्रश्न 2 इस तरह के मैंने आपको उदाहरण में कराया, ये आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 जो है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बताया है। जो हमने एक आयत किया था इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ इसका परिमाप क्या होता है। देखो इसमें बोला यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है और उसका परिमाप 4/2/15 है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है बच्चों? इसका परिमाप होता है AB प्लस BC प्लस CA। तो हमें सिर्फ आधार दिया है यानी हम ABC अगर देखें तो हमें सिर्फ नीचे वाला जो आधार वो दिया हुआ है 4/3। तो हम दोनों को x मान लेंगे। AB भी x और CA भी x यानी x जमा 4/3 जमा x यानी 2x जमा 4/3। और ये हमें दिया हुआ है 4/2/15 यानी 62/15। इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 2x जमा 4/3 बराबर 62/15। इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7/5 यानी 1/2/5। तो उसकी प्रत्येक त्रिभुज की जो प्रत्येक समान भुजा है ऊपर वाली वो आ जाएगी 1/2/5। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। इस तरह के सवाल मैंने सारे उदाहरण में आपको करा दिए हैं। ये गुणांकों वाला भी करा दिया है 4 5 6 7 8। इस तरह के सारे सवाल जो हैं ये सब जिस तरह से उदाहरण है उसी तरह से किए हुए हैं। आप सारे प्रश्न खुद ही हल कर सकते हैं। ये रुपए वाला 15वां जो है ये आप सारे अपने आप हल कर सकते हैं। अब हम 2.4 पर आते हैं जहां लिखा है समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने देखे ऐसे समीकरण जिसमें सिर्फ बाएं पक्ष में ही चर था, लेकिन अब हम उनकी बात करेंगे जिसमें दोनों पक्षों में चर है। अब हम ठीक है इस तरीके से जिसमें बीच में समता का चिन्ह है, इधर भी चर है उधर भी चर है। हर एक समीकरण में दो बीजीय व्यंजकों के मानों में समानता होती है। समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 7 में एक व्यंजक है 2x माइनस 3 और दूसरा है 7। अभी तक लिए गए लगभग सभी उदाहरणों में दाएं पक्ष में एक ही संख्या थी, लेकिन ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं है। चर दोनों राशि दोनों पक्षों में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये समीकरण देखिए 2x माइनस 3 बराबर x जमा 2। तो दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक विद्यमान है। बाएं पक्ष में व्यंजक है 2x माइनस 3 और दाएं में है x जमा 2। तो अब हम कुछ ऐसे ही समीकरणों का हल करने पर विचार करेंगे जिनके दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया। बस इसमें जो चर वाली संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे, x को इधर लाना है। समता के चिन्ह से इधर उधर करने पर निशान बदल जाता है। x के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये प्लस का चिन्ह है, तो ये बाईं तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और जैसे 3 है और कोई संख्या है अगर उसके आगे जो चिन्ह है अगर वो माइनस है तो वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न दो तरह से आ सकता है, एक तो हल निकालो और एक जांच करो। जांच करो मतलब कि आपने जो हल निकाला है वह सही है या गलत है। ये हल हमने इस समीकरण से निकाला। जैसे अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर उदाहरण 12 देख करते हैं बच्चों बराबर x जमा 2। तो जो अब इधर दोनों तरफ चर है यानी जो है ये चर x है ये इधर आ जाएगा और जो माइनस 3 है ये उधर चला जाएगा। अब ये जो हम पहले क्या करते थे 2x माइनस 3 बराबर 2 होता था अगर, अब इधर x भी है
तो पहले तो हम ये 3 को उधर ले जाएंगे, यानी x जमा 2 जमा 3, तो ये हो गया 2x जमा बराबर x जमा 2। इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं बच्चों, x इधर आकर माइनस आ जाएगा, ये जो नीचे लिखा है x इधर आकर माइनस आ गया, 3 उधर जाकर प्लस हो गया, तो 2x में से x गया x, यानी ये 2x है, x के आगे कुछ भी नहीं है, यानी वो 1x है, यानी 2x में से 1x गया तो 2 में से 1 गया 1, यानी x की वैल्यू आ गई 5। x का मान, यहाँ हमने समीकरण में दोनों पक्षों से एक संख्या या स्थिरांक ही नहीं बल्कि चर वाला पद भी घटाया। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि चर का मान भी कोई संख्या ही होता है। ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों से घटाने से अभिप्राय है x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करना। सबसे ज्यादा हम पक्षांतरण ही इस्तेमाल करते हैं दोनों साइड में। जो चीज, जैसे चर को इधर ले आना, संख्या को उधर ले जाना, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। इस चीज पर हमें ध्यान देना है। हम अगले उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण 13 हल कीजिए। 5x जमा 7/2 बराबर 3/2 x माइनस 14। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या है 5, अभी हम इसमें 7/2 को उधर ले जाएंगे और 3/2 x को इधर ले आएंगे पक्षांतरण से। ठीक है बच्चों, इसमें देखो इस तरह से बताया, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो ताकि नीचे का जो बटा है वो हट जाए, नहीं तो आप सीधे तरीके से ये जो 5x है ये 3/2 इधर आ जाएगा, माइनस 3/2 x हो जाएगा और ये 7/2 उधर आ जाएगा। हम दोनों तरफ लासा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यही आ जाएगा 10x जमा 7 बराबर 3x माइनस 28। तो 10 में से 3 गए 7x, ये 7 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर माइनस 35, तो x बराबर माइनस 35/7, यानी हमारा हल आ गया x बराबर माइनस 5। इसमें हल की जो जांच है वो करना अभी हमें नहीं बताया है, वो हम आगे वाले प्रश्नों में करेंगे। इसी तरीके से आप ये प्रश्नावली 2.3 पूरी कर सकते हैं। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। 2.5 कुछ और उदाहरण। उदाहरण 14 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में उसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में उसके अंकों को, यानी यदि इकाई का अंक x है तब क्या हम दहाई का अंक x माइनस 3 भी ले सकते हैं। लेकिन लेकर देखिए कि क्या हल मिलता है। 2 अंकों वाली कोई एक संख्या, जैसे 56 को ले लें, को हम 56 भी लिख सकते हैं, यानी 10 गुणा 5 जमा 6, और 65 भी लिख सकते हैं, 60 प्लस 5। तो हम 2 अंकों वाली संख्या में से इकाई का अंक मानते हैं x। तो क्योंकि दोनों अंक का अंतर क्या है, 3। 2 अंकों वाली संख्या का क्या मतलब है बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या का मतलब है, जैसे 2 अंकों वाली संख्या किससे शुरू होती है, 10 से। तो हम, यानी अगर पहली संख्या है 2 अंकों वाली संख्या यानी 10, x जमा 3 जमा x, और अंकों के, यानी अगर पहली x है, उन्होंने क्या बोला है, इस संख्या में इसके अंकों को बदल कर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। यानी अगर पहली संख्या हमारी 10x जमा 3 है और दूसरी x है, और इसके अगर हम अंकों को बदल दें, यानी हम 10x पहले लिख दें और दूसरी x जमा 3 रख दें, तो पहली वाली आ गई 11x जमा 30 और दूसरी आ गई 11x जमा 3, और हम इन दोनों का जोड़ दिया हुआ है हमें 143। ये थोड़ा सा मुश्किल तरह का प्रश्न है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये, इसको हम आपस में जोड़ देंगे, इसको हल करेंगे, 11x जमा 11x एक साथ कर लेंगे, 30 को 3 से करेंगे, तो मतलब संख्याओं को अलग अलग, चर को अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा 22x जमा 33, 33 इधर जाकर माइनस 110, ये से कट जाएगा, x का मान आ गया 5। ठीक है बच्चों, और दहाई का अंक है 5 जमा 3 यानी कि 8। तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 58, और इसकी उल्टी 85, और इनका योग क्या है, 143। इस तरीके से हमने इसको ज्ञात किया। अब देखिए उदाहरण 15 करते हैं। अर्जुन की आयु द्रौपदी की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो द्रौपदी की आयु की दुगनी, यानी कि हमें द्रौपदी की आयु नहीं बताई, तो हम द्रौपदी की आयु x मानेंगे।
5 वर्ष पहले उसकी आयु द्रौपदी की आयु की तिगनी थी। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है बच्चों इसमें? 5 वर्ष पहले। उस वाले जो हमने पीछे प्रश्न किया था साहिल वाला, उसमें उन्होंने बोला था 5 वर्ष बाद, तो हमने x जमा 5 लिया था। लेकिन इसमें बोला है 5 वर्ष पहले, यानी कि हम माइनस में लेंगे। आपको समझ में आ रहा है हमें किस तरीके से लेना है? देखिए अब प्रश्न का हल करते हैं। माना द्रौपदी की वर्तमान आयु x है, तो अर्जुन की कितनी हो गई? दुगुनी, यानी कि 2x। अब 5 वर्ष पहले कितनी थी द्रौपदी की? x माइनस 5 पहले, यानी हम माइनस करेंगे। और उसकी कितनी थी अर्जुन की? 2x माइनस 5। और क्या दिया है हमें? 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु द्रौपदी की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, तिगुनी मतलब 3 गुनी, यानी अर्जुन की आयु कितनी थी? द्रौपदी की आयु की तिगुनी, यानी 2x माइनस 5 अर्जुन की आयु है, द्रौपदी की कितनी है? 3x माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो यानी 2x माइनस 5 बराबर, ये अंदर गुणा हो जाएगा, 3x माइनस 15, 3x इधर आ जाएगा, 2 और 5 उधर चला जाएगा, तो 3x माइनस 2x। एक ही बात है, आप उसको यहां से ले आओ या वहां से वहां ले जाओ। x की वैल्यू आ गई 10, यानी अगर द्रौपदी की आयु हमने x मानी थी, द्रौपदी की आयु आ गई 10 वर्ष, तो अर्जुन की आयु कितनी है? उससे दुगनी, यानी कि 10 गुणा 2 20 वर्ष। इसी तरीके से हम प्रश्नावली 2.4 करेंगे बच्चों। इसमें भी सारे इसी तरह के प्रश्न हैं जो यहाँ पर समझाए गए हैं। ये सारी प्रश्नावली भी आप अपने आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों 2.6 समीकरणों को सरल रूप में बदलना। यहाँ पर हम सीखेंगे वज्र गुणन क्या होता है। हम बात करते हैं वज्र गुणन। ये क्या है बच्चों वज्र गुणन? वज्र गुणन की अगर आपके पास समीकरण जो है वो भिन्नों की तरह है, जैसे बटों में है जिसमें अंश भी दे रखा है, हर भी दे रखा है, तो उनका हल हम कैसे निकालेंगे? वज्र गुणन यही होता है। इसी से आप वज्र गुणन के बारे में समझेंगे कि वज्र गुणन क्या होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, हल कीजिए 6x जमा 1 बटा 3 जमा 1 बराबर x माइनस 3 बटा 6। तो ये आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है ये भिन्नों में है। तो वज्र गुणन में क्या होता है, हम जो है देखो बच्चों, इसमें जिस तरीके से करा है उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये 6x जमा 1 बटा 3 है, तो हम इसका लासा लेंगे, तो ये 6x जमा 1 जमा 3 बटा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x जमा 4 बटा 3 बराबर 6 माइनस 3। ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब वज्र गुणन में हम ये करते हैं, जो नीचे का 6 है वो ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, जो नीचे वाला है वो ऊपर से गुणा होगा और जो इधर का नीचे वाला है बाएं पक्ष का, वो दाएं पक्ष के ऊपर वाले से गुणा होगा। तो ये आ जाएगा 36x जमा 24 बराबर 3x माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो 36x माइनस 3x को इधर ले आएंगे बराबर माइनस 24 माइनस 9, तो 33x बराबर माइनस 33, तो यानी x बराबर माइनस 1। अब ये x जो है हमारा, अब इसको हम जांच करेंगे। जांच कैसे करनी है? LHS, यानी हम बाएं पक्ष में x का मान माइनस 1 रखेंगे, माइनस 6 प्लस 1 बटा 3 माइनस 6 प्लस 1 बटा 3 जमा 1 माइनस 5 बटा 3 प्लस 3 बटा 3, तो ये आ गया माइनस 2 बटा 3। अब दाएं पक्ष में रखेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, तो ये भी माइनस 2 बटा 3। तो ये LHS जो हमारा है बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, यानी कि जो हमने हल निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं बच्चों। उदाहरण 17, हल कीजिए 5x माइनस 2 ब्रैकेट कोष्टक में है 2x माइनस 7 बराबर 3x माइनस 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7 बटा 2। तो कोष्टक, सबसे पहले हम कोष्टक हटाएंगे बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा 5x, अंदर गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का निशान है, माइनस 4x जमा 14 बराबर, तो ये आ गया 5 में से 4 गए 1, x जमा 14। ऐसे ही हम बाएं पक्ष का निकालेंगे, 3 दूनी 6, कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का है, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6x माइनस 2 प्लस 7 बटा 2,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x जमा 3/2। अब हम समीकरण को हल करेंगे। x जमा 14 बराबर 6x जमा 3/2। तो 14 को हम इधर ही छोड़ देंगे, x को इधर ले आएंगे। 6x माइनस x जमा 3/2, ये हो गया 5x। 3/2 को इधर ले आएंगे पक्षांतरण करने पर, तो 2 इसका लासा लेंगे। 14 दूनी 28, 28 में से 28 माइनस 3/2 यानी 25/2। तो ये 2 यहाँ पर भाग हो रहा है, उधर जाकर गुणा हो जाएगा। सॉरी, x 25/2 बराबर 5x। अब हमें तो 5x में से 5 हटाना है, तो 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा, इधर जाकर भाग हो जाएगा। 25/2 गुणा 1/5, तो ये 5 पचे 25 यानी 5/2 आ गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। 5/2 को हम पहले बाएं पक्ष में रखेंगे। 5x माइनस 2 अंदर ब्रैकेट में 2x माइनस 7, दोनों जगह हम 5/2 रखेंगे। यहां से 25/2 अंदर 5, 2 से 2 कट गया, 5 माइनस 7 यानी कि -2 -2। 25/2 माइनस अंदर -2 -2, 25/2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आ गया। इसको हल करेंगे 33/2। ऐसे ही हम बाएं पक्ष को हल करेंगे। 2 अंदर ब्रैकेट में क्या है, 3x माइनस 1, x के साथ हम 5/2 लगा देंगे। इसको हल करेंगे पूरा, तो ये भी आएगा 33/2। तो ये हमारा LHS जो है, बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमने हल निकाला है, x का जो मान निकाला है हमने 5/2, हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका किसी भी आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, उसमें आपका LHS RHS के बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपने जो हल निकाला है वो आपने सही नहीं निकाला, वो आपने जो हल निकाला है वो थोड़ा सा गलत है। अब प्रश्नावली 2.5 पर आते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के हल निकालिए। ये सब इसी तरीके से होंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाए हैं, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण हल कीजिए। x जमा 1 बटा 2x जमा 3 बराबर 3/8। उदाहरण करते हैं। उदाहरण 18 हल कीजिए। x जमा 1 बटा 2x जमा 3 बराबर 3/8। ध्यान पूर्वक देखिए कि यह समीकरण रैखिक नहीं है, क्योंकि इसके बाएं पक्ष में व्यंजक रैखिक नहीं है, लेकिन इसे हम एक रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2x जमा 3 से गुणा करके, अगर हम दोनों जगह 2x जमा 3 2x जमा 3 को गुणा कर दें तो ये रैखिक बन जाएगा। मतलब इसमें ऊपर भी बटे में है, नीचे भी बटे में है। तो 2x जमा 3 पक्ष में निरस्त, मतलब 2x जमा 3 से 2x जमा 3 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2x जमा 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x जमा 1 हो जाएगा इधर, और इधर हम करेंगे तो हो जाएगा 6x जमा 9/8। लेकिन आप इसको, अब हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जिसे हम हल करना जानते हैं। इसे तो हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों को 8 से गुणा कर देंगे। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है कोष्टक में, इसे समझिए। यह चरण वज्र गुणन की प्रक्रिया से भी प्राप्त हो सकता है। मतलब पहले आप 2x जमा 3 से आप दोनों साइड पे उसको गुणा करें, फिर आप उसको 8 से करें दोनों साइड पे। दायां पक्ष है, बायां पक्ष, उसको आप 8 से गुणा करें। तो ये सब तरीका करने से अच्छा है आप सीधा वज्र गुणन करें। वज्र गुणन क्या होता है बच्चों, जो कोष्टक में लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये जो 3/8 है, तो 8 जो है वो x जमा 1 से गुणा हो जाएगा, जो 3 है वो 2x जमा 3 से गुणा हो जाएगा, और ये एक हमारा समीकरण बन जाएगा। यानी 8 ऊपर जाके 8x जमा 1 गुणा हो गया, और 2x इधर 3 जो है वो 2x जमा 3 से गुणा हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसे बोलते हैं वज्र गुणन करना। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, उसमें पीछे वाली एक्सरसाइज जो है वो आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं, आप वज्र गुणन से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका हो जाता है इससे आप समीकरणों को हल करना। तो ये हो गया 8x जमा 8 बराबर 6x जमा 9। 8x, 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 8x में से 6x गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8x में से 2x गया, 6x गया तो 2x, तो x बराबर 1/2। तो बाएं पक्ष में अंश क्या है, 1/2 जमा 1,
यानी 3/2। और बाएं पक्ष में देखें तो 2x जमा 3, मतलब क्योंकि इसमें हम अंश और हर अलग अलग है ना, x जमा 1 और 2x जमा 3, तो हम अलग अलग इसको हल करेंगे। तो ये आया हमारा 3/2, और हम हर को करें तो हर क्या है 2x जमा 3, इसके अंदर भी रखें तो ये आएगा 4। अब बायां पक्ष कैसे निकालेंगे, अंश जमा हर, अंश और उसके नीचे भाग में क्या है हर, यानी ऊपर क्या है x जमा 1 हमारा क्या आया 3/2, और भाग भाग हमारा आया 4 यानी 1/4, तो 3/8 जो कि हमारा दायां पक्ष है, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, उदाहरण पे। उदाहरण 19, अपर्णा और मधु की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो यानी अपर्णा की कितनी है 4x, मधु की कितनी है 5x। ऐसा आपने पहले भी किया है प्रश्न, अभी पीछे वाले उदाहरण में। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु 8 वर्ष बाद यानी जमा 8 कर देंगे, यानी अब देखिए हल समझते हैं हम। माना कि अपर्णा और मधु की वर्तमान आयु 4x और 5x है। ठीक है, 4:5 का अनुपात दिया है। 8 वर्ष बाद अपर्णा की कितनी होगी 4x जमा 8, क्योंकि अभी 4x है तो 8 वर्ष बाद 4x जमा 8, और मधु की कितनी होगी 5x जमा 8, कि मधु की क्या है 5x। उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 4x जमा 8 बटा 5x जमा 8, जो कि हमें क्या दिया है 5/6। ठीक है बच्चों, तो 4x जमा 8 बटा 5x जमा 8 बराबर 5/6। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वज्र गुणन जिसे हम बोलते हैं। 6 उधर जाकर गुणा होगा, 6 गुणा 4x जमा 8 और 5 गुणा 5x जमा 8। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया, इसको हल करेंगे। 24x जमा 48, 25 25 25 25, 5 8 40। अब इस नेक्स्ट पृष्ठ पे आते हैं इसके हल को देखने के लिए बच्चों। तो 24x जमा 48 माइनस 40 बराबर 25, 25 24x जो है ये उधर चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 8। तो अपर्णा की वर्तमान आयु कितनी है 4x, यानी 4 8 32, और मधु की कितनी है 5x, यानी 5 8 40, 5x, तो 5 8 40 वर्ष। प्रश्नावली 2.5 करें तो 8x माइनस 2 बटा 3x बराबर 2। तो इसमें क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ एक ही साइड बटे में है, इस साइड तो परिमेय संख्या नहीं है, तो खाली संख्या ही, तो 3x जो है वो यहाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6x, और 6 फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों सारे प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जो प्रश्न 6 है ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही उदाहरण है जैसे जो हमने उदाहरण पीछे किया। प्रश्न 7 भी इसी तरीके से करना है। हमने किन तथ्यों पर विचार किया, अब हम समझते हैं बच्चों कि एक बीजीय समीकरण चरों में एक समानता होती है। ये प्रकट करती है कि समानता का चिन्ह के एक ओर वाले व्यंजक का मान दूसरे ओर वाले व्यंजक के मान के बराबर होता है। कक्षा 6, 7 और 8 में सीखे जाने वाले समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इन समीकरणों में समीकरण बनाने वाले व्यंजकों में एक ही चर का, यानी जिनकी घात 1 है, उन्हीं का प्रयोग किया है हमने। इसके अतिरिक्त ये समीकरण जो है वो रैखिक होते हैं, अर्थात प्रयोग किए गए चर की अधिकतम वही जो घात है वो 1 होती है। किसी भी एक रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या, जो इसका हल है आपने हल निकाला तो वो एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। आपको पता है बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है। समीकरण के दोनों पक्षों में कोई रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। जो समीकरण हमने कक्षा 7 और 8 में पढ़े थे, 6 और 7 में, उनमें किसी एक पक्ष में केवल संख्या ही होती थी, लेकिन अभी आपने पढ़ लिया कि वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। संख्याओं की भांति ही चरों को भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित किया जा सकता है। जैसे सब संख्या इधर ले आए, चर को दूसरी साइड ले गए, तो हम एक तरफ से दूसरी तरफ पक्षांतरण कर सकते हैं। प्रायः समीकरण बनाने वाले व्यंजकों को उसे हल करने से पहले सरल बना लिया जाता है, क्योंकि सरल बनाएंगे तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। अगर हम उसे सरल ही नहीं बनाएंगे, मुश्किल ही रहेगा वो, तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। आरंभ में कुछ समीकरण रैखिक नहीं होते, लेकिन दोनों पक्षों को उपयुक्त व्यंजकों से गुणा कर रैखिक समीकरण के रूप में बनाया जा सकता है। रैखिक समीकरणों की उपयोगिता उसके विविध अनुप्रयोगों में है। संख्याओं, आयु, परिमापों तथा मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाले सिक्के व नोटों पर आधारित अनेक प्रकार की समस्याएं रैखिक समीकरणों का उपयोग कर हल की जा सकती हैं।
नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा।